वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद यूसुफ़ हूँ। आज हम अल्टरनेटिव करंट चैप्टर नंबर 16 का एक और टॉपिक लेकर हाज़िर खिदमत हैं। टॉपिक का नाम है RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर तीनों कंपोनेंट जो हमने पीछे वन बाय वन डिस्कस किए थे, उनको तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। जब स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच एस क्लोज करते हैं, तो सर्किट में से करंट आई फ्लो करती है। रूट मीन स्क्वायर, चूँकि मेजरमेंट जो की जाती है करंट की वो रूट मीन स्क्वायर के अंदर की जाती है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है ये है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रही है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है ऐसे। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसकी हमने वेक्टर डायग्राम बना के इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है और फिर इसकी कुछ ना प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो इसकी वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेटा पहले आप लोगों को ये जो AC थ्रू रजिस्टर, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। AC थ्रू इंडक्टर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। AC थ्रू कैपेसिटर जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन तीनों की आप लोगों को वेक्टर डायग्राम जो है वो आनी चाहिए। अगर वो वेक्टर डायग्राम आपको आती है, उनके कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हैं, तो फिर इसकी आप वेक्टर डायग्राम और इम्पीडेंस डायग्राम बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर AC थ्रू रजिस्टर की वेक्टर डायग्राम ये वाली यहाँ पर ड्रा कर दी, AC थ्रू इंडक्टर की डायग्राम ये ड्रा की और AC थ्रू कैपेसिटर की डायग्राम ये ड्रा की। अब इन तीनों डायग्रामों को कंबाइन करके तो हम इसकी यानी RLC सीरीज की डायग्राम बनाएंगे। पहली बात तो यह है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी, अल्टरनेटिव क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब हर एक में से सेम जो क्वांटिटी है वो फ्लो करती है। उसमें चूंकि ये तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो लिहाजा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि करंट जो है वो सेम हर कंपोनेंट में से फ्लो करती है, जबकि हर कंपोनेंट में वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है। लिहाजा हर कंपोनेंट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है वो करंट है, और करंट को हम ले लेंगे एज ए रेफरेंस क्वांटिटी, और रेफरेंस क्वांटिटी लेने के बाद हम उसको लीनियरली ऐसे ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर जरा देखना आप लोग, ये मैं इसकी लीनियर लाइन या वेक्टर ड्रा कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जरा देखें, ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर है उसकी वेक्टर डायग्राम है, और ये हमारे पास रजिस्टर की डायग्राम है। अब आपने देखना है, ये लाइन तो मैंने ड्रा कर दिया ये। अब ये जो हमारे पास वोल्टेज वाली वेक्टर डायग्राम है, इसकी वोल्टेज की वेक्टर लाइन वो इसके ऊपर ही ड्रा करते हैं, और उसको मैं इस तरह ड्रा कर देता हूं। ये वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है ये। अब सेम इसी तरह ये वेक्टर लाइन ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं, जबकि ये वाली जो है लीडिंग वोल्टेज ये यहां पे ड्रा कर देते हैं, और ये लीडिंग वोल्टेज आती है हमारे पास VL, और आती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इनटू रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर के बराबर। इसी तरह जब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर ड्रा करनी है, तो बेटा आप लोगों को लाजमी तौर पर ये जो हमारे पास वेक्टर की करंट की जो वेक्टर लाइन है इसको आपने हॉरिजॉन्टल करना है। तो इस मकसद के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे रोटेट करते हैं ताकि ये वाला वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। जब ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर आप ड्रा कर देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये वाला जो वेक्टर है ये बनता है हमारे पास VC, और ये आता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इनटू यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर आता है। जबकि ये वाली जो वोल्टेज है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस आ जाता है। तीनों के अंदर जरा गौर से देखें, ये वाली जो करंट है ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पर बच गया XL, इधर बच गया XC, और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास R। ये यहाँ पर वेक्टर डायग्राम इसकी, ये वाली जो डायग्राम बाकी बन जाती है, ये इसको नाम दे देते हैं इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ द RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये इम्पीडेंस डायग्राम है। इसकी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखते हैं कि ये जो सर्किट की इंडक्टर और जो कैपेसिटर है ये कैसे बिहेव करता है, और ये सर्किट जो है वो कौन सी शेप इख्तियार करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जब लो फ्रीक्वेंसी वाली
एसी सर्किट में से फ्लो करवाता है। तो जब लो फ्रीक्वेंसी वाली एसी यहाँ से सर्किट में से गुजरती है तो इसकी रिएक्टेंस कम हो जाती है, इसकी रिएक्टेंस इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सर्किट सिर्फ बिहेव करता है आरसी सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डोमिनेट कर जाती है इंडक्टेंस पर। तो ये जो इंडक्टर है वो सिर्फ करंट को रास्ता प्रोवाइड करेगा, करंट को कंट्रोल करने में कोई किरदार अदा नहीं करता। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर यही सर्किट जो है वो बिहेव करता है आरसी सर्किट। इसी तरह जब ये वाला हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इस सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट गुजारेगा तो उस सूरत में इसकी जो रिएक्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके मुकाबले में। तो इसकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पर गालिब आ जाती है, डोमिनेट कर जाती है और उस सूरत में ये जो कैपेसिटर है वो सिर्फ करंट को रास्ता प्रोवाइड करता है और इसमें कोई किरदार अदा नहीं करता। तो यही सर्किट जो है वो बन जाता है या बिहेव करता है एस आर एल सीरीज सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। अब हाई और लो फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली यहाँ पर करंट फ्लो करवाए कि जिस पर इसकी रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये XL और XC जो है वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये जो सर्किट है ये बिहेव करता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस रह जाती है। तो इसकी मजमूई हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सर्किट की मजमूई इम्पीडेंस जो है वो आ जाती है हमारे पास रेजिस्टेंस के बराबर और ये सर्किट कहलाता है हमारे पास रेजोनेट सर्किट। इस कंडीशंस को नाम दे रहे थे आप रेजोनेंस, डेरिवेशन करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। मैंने आपको लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के मतलब बताया। लो और हाई के दरमियान एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है जिस पर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम इक्वल, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये आपको पता है 2πfL के बराबर है, ये 1/2πfC के बराबर है। यहाँ से थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, 2πL और f को सेपरेट करते हैं, इधर से f और 2πC को सेपरेट करते हैं। तो f वाली वैल्यू को एक साइड पर ले जाके यहाँ पर 2πL को नीचे ले आएंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4π²LC आता है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द RLC सीरीज सर्किट की ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई। अब इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला ये आता है हमारे पास वही जो पीछे भी ड्रा किया हमने, 1/2π√LC के बराबर। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस इम्पीडेंस होती है सर्किट की और सर्किट की जो करंट और वोल्टेज है वो दोनों क्या हो जाती हैं, इन फेस हो जाती हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाते हैं, इन फेज होती हैं। इसके बाद थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी जरा देखते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस सर्किट की, इम्पीडेंस जो मजमूई हमारे पास रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, ये बहुत मिनिमम यानी कम से कम हो जाती है और ये किसके बराबर आ जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस बिकम वेरी स्मॉल, बहुत कम, किसके बराबर आ जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है। इसके बाद इसकी जो वोल्टेज है, यहाँ से जो इसने वोल्टेज प्रोवाइड की है, अगर इस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होए कांस्टेंट रखें इसको, अगर ये कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर सर्किट में से फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है और ये इस फार्मूले से आप लोग ड्राइव कर सकते हैं V0/R के बराबर। करंट और फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन इस ये जरा देखें तो ये यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ये फ्रीक्वेंसी 1 है और ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक ऐसी भी फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये एम्पलीट्यूड जो है सबसे ज़्यादा है, ये वाला एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट की वैल्यू को शो करता है और ये आता है हमारे पास V0/R के बराबर आता है। इसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इसमें से ड्रॉप होने वाली वोल्टेज यानी इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान ड्रॉप होने वाली वोल्टेज रेजोनेंस पर इंडक्टर में ड्रॉप होने वाली वोल्टेज और कैपेसिटर में ड्रॉप होने वाली वोल्टेज वो हो सकता है
अप्लाइड वोल्टेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी होती है ये। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।